प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद, गहरी श्वास लेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। अब हम प्रारंभ करेंगे टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में हम देखेंगे कि दो तरह की होती है, टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। दो तरह के ये माने गए हैं मेथड, जिसे क्या कहेंगे, पहला है टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो पहला देखेंगे कि जब टीचिंग का सेंटर टीचर होता है, टीचर जो बोलेगा छात्र उसको सुनते हैं। अब वो लर्निंग लेक्चर हुआ, एक्सप्लेनेशन हुआ। अब आप ये देखेंगे कि जब व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है तो चॉक एंड टॉक यूज होता है ना, उसमें चॉक से टीचर लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बातचीत होती है, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं टीचर, स्टूडेंट आंसर देता है। लेकिन मोस्टली जब टीचर सेंटर्ड होती है ना, ये बड़े लेवल पे होती है, जहाँ टीचर्स का एम केवल ये रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को कंसेप्ट को क्लियर करे। तो पूरा कंट्रोल जो क्लास का है और फ्लो है वो टीचर के हाथ में होता है। स्टूडेंट वहाँ बहुत कम बोलते हैं, उनका रोल क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और समझना। ठीक है, जैसे अपने श्रवण मनन निधिध्यासन पढ़ा था ना आपने, तो उसी तरह से वो श्रवण करते हैं, टीचर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कैसा मेथड है, ओल्ड है, पुराना है और ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। ये बहुत ऑर्डर, एक व्यवस्था से होता है। तो इसमें लीडर कौन होता है, टीचर, जो लीड करते हैं वो टीचर है, और स्टूडेंट कौन है, लिसनर, जिनका काम केवल सुनना और समझना है। अभी हमने क्लास बिगिन की है और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपसे कोई फीडबैक नहीं लिया कि आपको कल क्या समझ में आया था। तो अभी ये टीचर सेंटर्ड चल रही है। लास्ट में मैं आपसे आपकी समस्याएं पूछूंगी सबसे, फिर एक एक करके आप बताएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और फिर जब स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आता है तब लर्निंग का केंद्र कौन बनता है, स्टूडेंट। तो ये तो है ट्रेडिशनल, कौन सा, टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड मेथड जो है ना, ये पुराना है, परंपरागत है, और ये वाला मॉडर्न है। अभी जो स्टूडेंट्स पे ओरिएंटेशन करने लगे हैं। देखिए पहले स्कूल में क्या होता था, टीचर्स पीट भी देते थे तो पेरेंट्स जाके शिकायत नहीं करते थे। अगर टीचर को लगता पनिश करना है स्टूडेंट्स को तो वो फ्री होते थे इस बात के लिए। आज लीगली ये चीज रेस्ट्रिक्ट हो गई है, तो स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाना तो दूर, जोर से बोल भी नहीं सकते। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हो गया अब। तो यहाँ लर्निंग का केंद्र कौन है, स्टूडेंट। तो आप जब नोट्स बनाएं, बस इसी तरह से एरो बना के लिख लें, ऊपर टाइटल लगा दे टीचिंग मेथड, एक एरो इधर लगाया, टीचर सेंटर्ड कर दो, इधर स्टूडेंट सेंटर्ड कर दो। अब इसकी डिटेल आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे समझ के इसको पक्का कर लीजिए। तो इस तरह आप शॉर्ट नोट्स बना के और साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। कल आपका मैं एक ओरल टेस्ट ले लूंगी बिगनिंग में, उससे पता लग जाएगा कितना समझ में आ रहा है। तो यहाँ जब स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है ना, तो स्टूडेंट खुद सीखता है, टीचर केवल गाइड की तरह। अभी हम लोग आपको ये टॉपिक समझा के कहेंगे ना, PYQs कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। तो हमने आपको गाइड कर दिया, रास्ता दिखा दिया, चलना आपको है। लेकिन क्या नर्सरी LKG फर्स्ट में टीचर ऐसा कर सकते हैं क्या? उनको डेली हर एक बच्चे से बार बार वही चीजें पूछनी होती है, उनको रटवाना होता है, दोहरान करवाना होता है। तो वो है टीचर सेंट। वहां पे जो छोटे बच्चों का होता है ना, वहां पे हुआ तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड, लेकिन उसमें टीचर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो आगे अभी कुछ और टाइप्स भी हम देखने वाले हैं। यहाँ आप देखेंगे कि लर्निंग कैसे होती है, एक्टिविटी के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, ग्रुप वर्क देते हैं टीचर्स, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमेशा एक्टिव रहता है, कभी भी कह देते हैं चलो एक ग्रुप बनाओ और ये प्रोजेक्ट तैयार करो, अब आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करो। कोई ना कोई आप लॉजिक दो, दूसरा उसको सपोर्ट में कुछ बोलेगा, कोई अगेंस्ट में बोलेगा। तो लर्निंग कैसी रहती है, एकदम एक्टिव मोड में रहती है। अब टीचर मेथड में कभी कभी क्या होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर बोले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स सुने जा रहे हैं, कभी कभी किसी को झपकी भी आ सकती है, यानी कुछ नींद का एहसास हो सकता है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट इतना एक्टिव रहता है कि उसको कहीं भी बोरियत महसूस होना तो दूर, उसको कोई भी ध्यान भटकने का कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसका ध्यान टोटली लगा रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ क्या होता है, एक्सप्लोरर होता है और टीचर गाइड होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से आप ये देख लेंगे, अपने नोट्स आप
शॉर्टेस्ट की नोट्स बनाएंगे, बार बार मैं कह रही हूँ, और साथ के साथ पढ़ लेंगे ना तो बाद में बर्डन नहीं आएगा। अब देखेंगे टीचिंग के टाइप्स कितने हैं। शिक्षण के प्रकार भी तो होते हैं, तो अभी दो हम पढ़ के आए हैं, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड। तो इसका आप मीनिंग देख लेंगे। टीचर जब पढ़ाते हैं तो लेक्चर यूज करते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यहाँ वो मुख्य भूमिका में है शिक्षक। लर्नर सेंटर्ड में क्या होगा, इंक्वायरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टूडेंट बहुत सारे सवाल पूछेगा, एक्टिव रहेगा, बार बार हर चीज में पूछेगा ये ऐसे तो ऐसे क्यों। अब उदाहरण लीजिए, सूर्य नमस्कार ही सिखा रहे हैं तो बार बार पूछेगा कि इसमें मंत्र भी होते हैं क्या, अच्छा बीज मंत्र अलग होते हैं और मंत्र अलग होते हैं, बंध कहाँ कहाँ लगता है, कौन से चक्र पे ध्यान करना है, तो ये सारी चीजें इसमें स्टूडेंट कितना एक्टिव है देखिए। तो ये लर्नर सेंटर्ड हो गई। फिर इंडक्टिव देखेंगे, इंडक्टिव में क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल तक, हिंदी में क्या कहेंगे, विश्लेषणात्मक तरीका। देखिए किसी बात का विश्लेषण करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, कोई भी एक बात ली उसको हर तरह से, जैसे कोई एक बहुत जिज्ञासु खोजी बालक है, उसको कोई खिलौना दे दो आप, 3-4 साल के बच्चे कर देते हैं ऐसा, एक एक टूल अलग कर देंगे उस खिलौने का और फिर उसको वापस जोड़ भी देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, विश्लेषण। जब खोला तो विश्लेषण, उसको जब समेटा पूरा वापस से ठीक किया तो वो क्या है, संश्लेषण, उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ इंडक्टिव में क्या होता है, एक एक बात को एक एक उदाहरण देके, नियम समझा के अच्छी तरह से पक्का करवाया जाता है, वो है इंडक्टिव। डेडक्टिव में क्या होता है कि पहले रूल ले लिया और फिर एग्जाम्पल दिया। अब इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण हमेशा याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। राम की मृत्यु हुई, श्याम की मृत्यु हुई, मोहन की मृत्यु हुई, इसलिए मनुष्य नाशवान है। तो मैंने ये क्या दिए, पहले उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए, फिर मैं कहाँ आई, रूल तक आई। मैंने पहले कहा राम की मृत्यु हुई, श्याम की हुई, मोहन की हुई, राधा की हुई, गौरी की हुई, सीता की हुई, मतलब जितने लोग हैं, जितने मनुष्य जन्मे, वो सब मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये फिर मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये सबकी मृत्यु होती है तो एक दिन मेरी भी होगी, मेरे पड़ोसी की भी होगी, सबकी होगी, रिलेटिव्स की भी होगी। तो अब मैं रूल तक पहुंच गई। डेडक्टिव में मैंने क्या कहा, सब मनुष्य नाशवान है, पहले तो मैंने रूल बोल दिया, फिर मैं उदाहरण देना शुरू हुई। मेरे पड़ोस में एक दादाजी थे, उनकी मैंने मृत्यु देखी, फिर पास में एक अंकल थे, आंटी थी, एक बच्चे को भी देखा मैंने कि बहुत कम उम्र में बीमार रहता था तो उसकी भी मृत्यु हुई। अब मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो पहले मैंने रूल बताया, पहले सीधा मैंने नियम बता दिया, फिर मैं उदाहरण देने लगी। तो इंडक्टिव डेडक्टिव ऐसे आप देखो, दो दो पेयर में याद कर लो। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड तो आप पहली वाली स्लाइड में डिटेल देख के आए हो तो लर्न हो ही गया आपको। अब इंडक्टिव डेडक्टिव इस उदाहरण से आप लर्न कर लो। ये टेबुलर फॉर्म दी है ना, बहुत छोटे तरीके से दी है, तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहेगी और याद भी जल्दी रहेगा आपको। तो इस एग्जाम्पल को मन में पक्का कर लेना। इंग्लिश में बोले अगर तो राम डाइज, सीता डाइज, मोहन डाइज, सो मैन इज मॉर्टल। तो मैंने पहले एग्जाम्पल्स दिए, फिर मैं रूल पे आई। अब रूल की बात करें तो मैन इज मॉर्टल, एज आई हैव सीन सो मैनी पर्सन्स डाई एवरी डे, सो मैनी पर्सन्स आर डाइंग, सो इट इज प्रूव्ड। तो अब ये इंडक्टिव डेडक्टिव हो गया। तो अच्छी तरह आ गया समझ में, आप इसको इसी तरह से लर्न कर ले तो अच्छा है। आगे बढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्टिव एंड टीम टीचिंग का अंतर देखेंगे। पहले रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है, आत्म मूल्यांकन, यानी शिक्षक क्या कर रहा है, अपनी समीक्षा कर रहा है, मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन कर रहा है। तो मैंने कैसे पढ़ाया, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग है कि मैं डेली ये पूछ रही हूँ कि मैं जो 40 मिनट्स का सेशन ले रही हूँ स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, मुझे ऐसी क्या टेक्निक लेनी चाहिए कि ये और अच्छी तरह चीज़ों को समझ के लर्न कर सके। तो ये हुआ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। फिर टीम टीचिंग क्या है, अभी आप लोग जो योगा वाला पेपर कर रहे हो उसमें हो रहा है ना, आपको यूनिट 1 किसी ने पढ़ाई, फिर 6 कोई और पढ़ा रहा है, फिर 4 आपको कोई और पढ़ाएंगे। तो ये टीम टीचिंग हुई, 2 या 2 से अधिक शिक्षक जहाँ पढ़ाते हैं ना, वो टीम टीचिंग होती है। तो अभी आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना टीचिंग के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मेन 2 याद रहेंगे, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, फिर आप इस तरह से इसको एक्सपांड कर देंगे। अब हम जब टीचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए एजुकेशन क्या होती है, शिक्षा क्या होती है। तो इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेफिनेशन है, अच्छी तरह से समझ लेंगे। डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। शिक्षा वो सचेत, मतलब जिसमें कॉन्शियस रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, जागरूक रहते हैं, अवेयर रहते हैं, वो प्रोसेस है
तो हम क्या क्या सीखते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है। कौशल मतलब स्किल बढ़ती है। ज्ञान और कौशल में अंतर है ना, ज्ञान यानी तो केवल वैसे नॉलेज होना, कौशल मतलब उसके ऊपर मैंने काम किया। फिर यानी एक मैंने डिग्री लेके रख ली योगा थेरेपिस्ट की, तो ये तो मेरा ज्ञान है, लेकिन फील्ड में उतर के मैंने 150 लोगों की बीमारियां ठीक की, थेरेपी दी उन्हें, ये मेरा कौशल है। मूल्य, विश्वास और अच्छा व्यवहार सीखते हैं। तो शिक्षा में बच्चा क्या क्या सीखता है कि बुक में जो पढ़ा, फिर प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया। स्कूल में टीचर ने सिखाया छोटे बच्चे को कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, तो घर आके उसने फिर सम्मान किया पेरेंट्स का, तो वो फिर उसके मूल्य, मोरल वैल्यूज सीखी उसने, उसका बिलीफ हुआ, फिर उसने अच्छा व्यवहार सीखा कि अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ मारपीट मत करो, उन्हें बुरे शब्द मत बोलो। तो ये किस तरह से संभव होता है, एक तो टीचिंग करते हैं पढ़ाई के द्वारा, दूसरा ट्रेनिंग दी जाती है। तो बच्चों का एक स्पोर्ट्स का पीरियड अलग होता है, मोरल वैल्यू का अलग होता है, जीके का अलग होता है, तो ऐसा करके ट्रेनिंग देते हैं ना। फिर रिसर्च, शोध के माध्यम से, ये हायर स्टडीज में होता है, जैसे हम लोग के लेवल पे होता है कि फिर हम रिसर्च के थ्रू एजुकेशन को अच्छी तरह से जान पाते हैं। अब नेचर ऑफ एजुकेशन देखिए कि क्या उसका मीन्स नेचर है, प्रकृति क्या है शिक्षा की। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो 15 साल की थी, मैंने अपना सेकेंडरी एग्जाम किया और अब मेरी शिक्षा खत्म, अब मैं तो जॉब करूंगी, ऐसा नहीं है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम जीवन भर कुछ ना कुछ शिक्षा लेते ही रहते हैं। फिर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, तो व्यक्ति की उससे क्या होती है, ग्रोथ होती है ना, सुधरता है, आगे बढ़ता है, उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। हॉलिस्टिक मतलब ऑल राउंड, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, भावना। जैसे आप योगा में पढ़ते हो ना, WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हेल्थ की, उसमें केवल रोगों की अनुपस्थिति योग नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना योग है, या वो स्वास्थ्य है। ये स्वास्थ्य की डेफिनेशन है। वैसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, शरीर, मन, भावना और सामाजिक व्यवहार, इन सब का जहाँ विकास हो वो शिक्षा है। सोशल प्रोसेस क्या है, समाज में रहने और सीखने का तरीका बताता है ये। मतलब सोसाइटी में हम किससे कैसा व्यवहार करें, किस तरह एक संतुलन के साथ जिए। पर्पसफुल एक्टिविटी हमेशा किसी लक्ष्य के लिए की जाती है। शिक्षा क्यों करते हैं हम, अभी आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की क्यों कि आपको नेट JRF क्रैक करना है, इसलिए किया आपने। तो आपकी ये पर्पसफुल एक्टिविटी है ना, इसका कोई उद्देश्य है, ऐसे ही नहीं कि बस मन नहीं लग रहा था ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता है ना। अब इसमें आप कुछ थिंकर्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। ये थिंकर्स क्या बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा क्या करती है जीवन में, और कैसे, क्या मेथड है। अब ये सबके अलग अलग हैं, तो हम प्रारंभ करेंगे जॉन ड्यूई से। तो इसका आप सीधा सिंपल सा, लास्ट में मैं बिल्कुल एक ऐसा चार्ट दिखा दूंगी जिससे आपको पूरा कंसेप्ट एक पेज पे क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ केवल आप ध्यान से समझते रहिए, और चाहे तो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना पर्पल कलर से, फॉन्ट से, इसको आप नोट कर सकते हैं। आपका जो भी मीडियम हो, आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, बाइलिंगुअल, क्योंकि बार बार मैं कह रही हूँ फर्स्ट पेपर में बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, क्योंकि अब ये हाइपोथेसिस वर्ड है ना, कई बार NTA जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ये हिंदी नहीं देते हैं, समाधान के बारे में सोचना वहां मिलेगा ही नहीं, हाइपोथेसिस लिख देंगे वो। तो आप अभी से अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करके चलिए कि मुझे ये हाइपोथेसिस वर्ड हिंदी में मिले चाहे इंग्लिश में, मुझे इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझ लेना, सीख लेना। तो लर्निंग बाय डूइंग, ड्यूई, जैसे डी है ना, डी से डूइंग, ऐसे याद रख लो, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अभी प्रॉब्लम का पता लगा, समस्या क्या है। जैसे आपको कभी विचार आया होगा कि मैंने अब पढ़ाई कर ली, लेकिन क्यों ना कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए, वो सबसे अच्छी जॉब है, आपको पढ़ाने में मज़ा आता है, और आपको लगता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, और आप अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको अच्छा आप गाइड कर पाएंगे। तो आपको अपनी समस्या अनुभव हुई कि मैं अभी प्रेजेंटली जो काम कर रही हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना है। फिर आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है सारा, मैं कैसे टाइम निकालूं कि डेली मैं 6 से 7 घंटे नेट JRF की तैयारी को दे सकूं। तो आपको समस्या समझ में आई कि मेरा कुछ टाइम सोशल मीडिया पे जाता है, कुछ इधर उधर बातें करने में, गॉसिपिंग में जाता है, कुछ मैं डेली वर्क प्लेस पे जाती हूँ तो मेरा बहुत दूर पड़ता है, तो क्या ऐसा किया जाए कि मैं वहाँ से अपना टाइम बचाऊं। तो आपको समस्या भी समझ में आई। फिर आपने समाधान सोचा, हाइपोथेसिस, कि ऐसा करते हैं कोचिंग ले लेते हैं, कोचिंग से हमें नोट्स भी मिल जाएंगे, गाइडेंस भी मिल जाएगा, और आने जाने के लिए मैं कोई ऑटो ले लूँगी या टैक्सी ले लूँगी जिससे मेरा
रोज का 1 घंटा बचेगा तो पढ़ाई में जाएगा। अब आपने समाधान पे सोचा, अब मुझे सोशल मीडिया वाली जो भी एप्स है सबको बिल्कुल अभी डिलीट कर देना है, देखना ही नहीं है क्या चल रहा है, और मुझे जो मेरा थोड़ा सा टाइम गॉसिपिंग में जाता है वो टाइम भी बचाना है, आधा घंटा भी मैं किसी से वैसी बातें ना करूं। अब आपने समाधान के बारे में सोच लिया, अब आप टेस्टिंग करेंगे, आप सिलेबस उठाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे कि मैंने क्या सही से समझ लिया सिलेबस, क्या मेरा एक्शन प्लान बन गया कि मेरे पास अब 5 महीने हैं, 10 यूनिट्स फर्स्ट पेपर की है, 10 यूनिट सेकंड पेपर की है, तो मैं कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ डिवाइड कर रही हूँ। आपने अपनी टेस्टिंग कर ली, अब आपने कंक्लूजन निकाला कि ये मेरा टाइम टेबल है, इस समय मुझे ये इस तरह से नोट्स बना के पढ़ाई कर लेनी है। तो ये जॉन ड्यूई कह रहा है कि जब भी कोई शिक्षार्थी शिक्षा लेता है तो वो कैसे सीखता है, करके सीखता है। ठीक है, फिर मान लीजिए आपने एक अटेम्प्ट में, किसी ने पीएचडी क्वालिफाई किया, नेट नहीं कर पाए, किसी ने नेट कर लिया लेकिन टारगेट जेआरएफ है, तो आपने कहा चलिए सेकंड अटेम्प्ट लेंगे, इस बार जेआरएफ करना है, तो आपने लर्न किया ना, डूइंग। एक बार आप अपेयर हुए तब आपको पेपर का पैटर्न पता लगा, तो आपने फिर लर्निंग बाय डूइंग किया है ना। ये तो जॉन ड्यूई यही कह रहा है। तो शिक्षा क्या करवाती है हमें, अनुभव से हम सीखते हैं ना। पहली बार हमने कोई काम किया, सपोज किचन में हमने चाय बनाना सीखा, अच्छी नहीं बनी होगी, लेकिन दोबारा हमने वो पॉइंट्स नोट किए, ये कमी रह गई, इस बार मुझे ये ठीक कर लेना है, तो फिर मैंने लर्निंग बाय डूइंग किया। तो विद्यालय क्या होते हैं, स्कूल्स क्या होती है, एक समाज की तरह होती है ना। बच्चे वहां पे क्या सीखते हैं भाई, आपस में इंटरेक्शन सीखते हैं। किसी को कोई गलत बोलता है तो टीचर कहती नहीं अच्छे शब्द प्रयोग करो, टीचर आए तो उनको विश करो सुबह सुबह, आपको लंच ब्रेक में ही खाना खाना है, जब मन हो तब अपना लंच बॉक्स नहीं खोलना है। इस तरह से घर में आप थोड़ी शैतानी करते हो, स्कूल में डिसिप्लिन रहना है, तो एक तरह से व्यवहार सीखते हैं, तो मिनी सोसाइटी हो गई। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करें और प्रैक्टिकली चीजों को लर्न करें। अब बच्चा यहाँ क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेंट है ना, वो सिर्फ सुन नहीं रहा कि टीचर क्या कह रही है, वो वैसा वैसा व्यवहार कर रहा है जैसा टीचर कह रही है। तो सीखना कब होता है, लर्निंग कब होती है, जब बच्चा कुछ करेगा, तभी तो गलती होगी, और फिर उसमें टीचर सुधार करेगी कि उसने कोई राइम बोली, अब वो सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा या उसे याद नहीं है, तो उसने गलतियां की, टीचर ने कहा देखो तुम्हारी राइम बोलने में ये कमी है, अब इसको ठीक करो, अगले दिन थोड़ी और बेटर, अगले दिन और बेटर, 3 दिन बाद वो एकदम सही बोलने लगेगा। तो जॉन ड्यूई क्या कह रहे हैं, शिक्षा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। अब ये इस तरह से आप देखिए, ये ड्यूई ने एजुकेशन की थ्योरी बनाई है। इसमें उसने कहाँ से शुरू किया कि जैसे मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट का एक कॉलबोरेशन है, ये टीचर है ये स्टूडेंट है, दोनों की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की कि समस्या क्या है हम पहले ये पता लगाएं, फिर लर्निंग बाय डूइंग किया उन्होंने कि चलो गलती होगी कोई बात नहीं, तुम सीखो तो सही। फिर डेमोक्रेटिक क्लासरूम, यानी सब इक्वल है टीचर के लिए। अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हो, हम लोग सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अब कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन हमारी तरफ से टोटली डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अब आप सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, कोई वर्किंग है, कोई होम मेकर है, कोई और भी कुछ पैरेलली अलग जॉब कर रहे हैं, तो आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन अलग अलग हुई। फिर उसका हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन देखेंगे हम कि किस तरह से आपका समग्र विकास हो, उस दृष्टि से हम भी प्रयास करेंगे और आप भी अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आप एग्जाम क्रैक करें। अब इसी में हमने जॉन ड्यूई का देखा, तो अब हम पढ़ेंगे वाइगॉत्स्की का सिद्धांत। इसके अंदर इसकी ये फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करेंगे आप, ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। तो इसमें हम पहले देखेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ये सीखेंगे हम आज, इसका मीनिंग अच्छी तरह से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका जो पेपर सेकंड है, अभी योगा वाली क्लासेस चल रही हैं आपकी, उसमें आपकी एक यूनिट हो चुकी, दूसरी चल रही है। अब आपसे ये कहें कि आपकी कौन सी तैयार है, तो आप ये कहेंगे हाँ 2 यूनिट्स तैयार है, 8 तैयार नहीं है। तो कई बार 2 महीने बाद क्या होगा, आपकी 3 यूनिट जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मेरी फर्स्ट और सेकंड तो बहुत अच्छे से रेडी है, और 5 और 6 में मेरा रिवीजन ठीक ठीक चल रहा है, लास्ट की 4 तो प्रॉपरली आती है मुझे, लेकिन थर्ड और फोर्थ पे मेरी बिल्कुल कमांड नहीं है, वो अभी तक पढ़ी नहीं है। तो अब हम कहाँ ध्यान देंगे, आपकी सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी बिल्कुल तैयार नहीं है ना, वहां पे देंगे। तो वो आपका क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी वहां अभी आपको ध्यान देने की हमें जरूरत है। फर्स्ट यूनिट हमने करवा दी, तो हमने आप पे छोड़ दिया कि आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया, उसके PYQ करवा दिए गए, अब आप खुद उसको रिवाइज कीजिए, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ स्टूडेंट हेल्प के साथ सीखता है, लेकिन अकेले नहीं सीख सकता।
ठीक है। अब जैसे 5th यूनिट हठ योग बोला कि आप रीडिंग करते रहिए, बाकी हम आपको उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप उसको अकेले नहीं सीख सकते, उसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अब इसमें 3 चीजें होती है, देखिए जेड पीडी के 3 क्षेत्र देखेंगे आप। एक तो कि जो स्टूडेंट खुद कर सकता है, आपने कहा फर्स्ट यूनिट तो बिल्कुल परफेक्टली आप कुछ भी पूछ लीजिए, हमको चारों वेद पता है, उपनिषद पता है, वेदांग पता है, प्रस्थानत्रयी पता है, सारे के सारे थिंकर्स पता है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, तो ये आप खुद कर सकते हो ना। फिर यहाँ ये है कि ये आपको हेल्प चाहिए अभी, कि नहीं अभी 6th यूनिट में आप हमें और गाइड कीजिए, इसके पीवाईक्यू भी करवाइए, तब हम कर पाएंगे। और एक है जो आपने अभी जिस यूनिट को बिल्कुल टच भी नहीं किया, तो आप कहेंगे ना कि ये तो अभी हम हेल्प से भी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें तो हमको पूरा सपोर्ट चाहिए। तो लर्निंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये हुआ, ये एरियाज हुए। अब बात आई कि टीचर का रोल क्या है फिर टीचिंग में। वाइगॉत्स्की क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं भाई स्केफोल्डिंग दो, सहारा दो। इसमें क्या करेंगे हम टीचर्स, क्या करेंगे स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे, जब तक आप खुद कुछ ना सीख जाओ। अब आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का परसों सिलेबस पढ़ा, थोड़ी डिटेल देखी, फिर आपने उसको कल उसकी कुछ और चीजें देखी। अब आपको लगा नहीं अभी भी हमें इसमें क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों रखा नेट जेआरएफ में। तो अब आपको हम पूरा सपोर्ट देते हुए एक एक चीज बता रहे हैं ना, कि बिल्कुल एजुकेशन की डेफिनेशन से शुरू करो, टीचिंग मेथड्स कितने हैं, बिल्कुल बेसिक पे जाओ। तो आपको हमने पहले एग्जाम्पल दिए, फिर आपको गाइड किया, फिर धीरे धीरे लगभग आपको 6 दिन हो जाएंगे क्लास करते हुए। अब हमें लगेगा अभी लर्न भी करने लग गए, इनको कंसेप्ट भी समझ में आ गई, और इस यूनिट में क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये समझ रहे हैं, अब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अब हम आपको हेल्प थोड़ी कम करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक चम्मच से खिलाना होता है ना, स्पून फीडिंग, ये छोटे बच्चे को जो 1.5 साल का 1 साल तक के बच्चे को मदर खिलाती है और वो चम्मच से खाता है, लेकिन जब बच्चा 2.5-3 साल का होता है तब हाथ में चम्मच पकड़ा देती है मदर के, अब तुम खुद खाओ। तो वैसे ही टीचर क्या करते हैं कि जब लगता है इनको प्रॉपरली गाइड कर लिया, इनको कंसेप्ट समझ में आ गई, अब मेहनत इन्हें करनी है। अगर हमने अब भी स्पून फीडिंग की तो ये बच्चा कभी खुद से खा ही नहीं पाएगा, इसलिए अब हमें मुंह में चम्मच नहीं देनी है, बच्चा खुद खाएगा, चम्मच उसके हाथ में दे दो। तो अब टीचर हेल्प कम कर देते हैं। तो इसलिए आप, क्योंकि ये नेट जेआरएफ क्रैक करते ही कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इनको आप लर्न भी करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कंसेप्ट को समझेंगे भी और अपने ऊपर अप्लाई करके भी देखेंगे। अब आप देखेंगे क्या है इस डायग्राम के मीडियम से। सबसे पहले ये बाहर वाला देखेंगे, बाहर वाला जोन है, यहाँ क्या है, कैन नॉट डू, आउट ऑफ रीच जोन है, कि ये तो किया ही नहीं जा सकता, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता इस यूनिट में है क्या। फिर ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि कैन डू विद हेल्प, कि अगर मैम आप गाइड करोगे तो ये वाली यूनिट हम कर लेंगे। और जैसे यूनिट 1 हो चुकी है तो ये कैन डू अलोन, कि ये तो हम बिल्कुल बढ़िया से, ये यूनिट 1 हुई आपकी योगा की, ये 6 अभी चल रही है, और बाकी की यूनिट अभी जो आपको जिनमें हेल्प चाहिए। तो आई थिंक इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप फिर से रिकॉर्डिंग में देखेंगे, आप अपने नोट्स में इसे बना भी सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से जब हम पढ़ते हैं ना तो वो परमानेंट माइंड में रहती है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में बड़े बड़े नोट्स याद नहीं आएंगे, वहाँ 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, बहुत स्पीड से करने हैं, समझ के साथ करने हैं, तो आपको ये डायग्राम्स बहुत हेल्प करेंगे। अब देखिए जिन पियाजे नाम के जो थिंकर हुए साइकोलॉजिस्ट, वो क्या मानते हैं। मैम हाँ एक बार बैक करना, वो डायग्राम, ये जो प्रॉक्सिमल है और इसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअल में? देखिए सबसे बाहर वाला है ना, ये है कैन हम्म। नॉट डू, मतलब कोई कर ही नहीं सक रहा है। आप अभी ये पढ़ रहे हो, इसमें फर्स्ट पेपर में आपने 4th यूनिट आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन कौन सी यूनिट है, चंद्रकला मैम ने करवाई जो थर्ड थर्ड है, थर्ड थर्ड है, तो आप उसको जजेस। कर सकते हो, कैन डू अलोन। कि आप क्या कहोगे कि ये हम खुद कर सकते हैं, हमने इसकी 2-3 सेशन ज्वाइन कर लिए, हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपने एक पीडीएफ भी दिया था, तो अब हमें वो अच्छी तरह से आ गया है, ये हम कैन डू अलोन, बिल्कुल अकेले इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अभी आपकी चल रही है यूनिट 1, तो आप क्या कहोगे कि इसमें आप थोड़ी हेल्प करो तो हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो जोन है, वो एरिया है जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में है। जैसे है कि एक तो है बिल्डिंग बन चुकी है, एक है बिल्डिंग अभी बन रही है, और एक है कि अभी तक हमने जमीन ही नहीं खरीदी है। कैन नॉट डू, हम इसे अकेले कर ही नहीं सकते, ये अभी आउट ऑफ रीच जोन है।
कि ये जोन हमारी पहुंच से बाहर है, यानी बाकी की मैं 8 यूनिट की कहूँ कि चलिए 4th वाली यूनिट कम्युनिकेशन में क्या है, सेकंड रिसर्च के बारे में बताइए, तो आप कहोगे भाई हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी हमारी एक क्लास भी नहीं हुई है, हम कुछ नहीं बता सकते, ये हमारा आउट ऑफ रीच जोन है। ठीक है, आप समझ गए, आप इस एग्जाम्पल से समझ गए कि ये पहला वाला है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यहाँ आपने जैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया है 3rd यूनिट, तो ये जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है आपका, ये अभी आपका चल रहा है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो आप कहोगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और कई चीजें अभी बाकी है, अभी नहीं आई है, तो हम हेल्प से कर लेंगे, आप पढ़ाते जाओ, हम कर लेंगे इसको कवर। और बाकी के 8 यूनिट आपने एक अभी वर्ड भी नहीं पढ़ा, एक क्लास भी नहीं हुई, तो आप कहेंगे ये तो हमारा आउट ऑफ रीच जोन है, इस जोन में हमारी अभी तक कोई पहुंच नहीं है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, यहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ अभी आपने प्लॉट ही नहीं खरीदा, ये मान लीजिए। क्लियर है अभी? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप जिन पियाजे के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट है, ये एज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा ग्रो करता है 4 स्टेजेस में। एक बहुत महत्वपूर्ण एज होती है ना बच्चे के सीखने की। अब 0 से 2 साल तक जो बच्चा है वो क्या क्या जानेगा, अभी वो ये जानेगा कि वो झूले में लेटा हुआ है और उसके ऊपर हम कोई ऐसा खिलौना लगा देते हैं उसके पालने पे कि वो लेटा लेटा उसको मूव करते हुए देख रहा है, तो खुश हो रहा है, हाथ पांव हिला रहा है, तो ये उसके सेंसेस यहाँ क्या काम कर रहे हैं कि हाँ कुछ करने लगे, उसको दिखता है आंखों से, कानों से सुनाई दे रहा है खिलौने की आवाज, तो वो हाथ पांव हिला के स्माइल करेगा। इतना ही करेगा 6 महीने का बच्चा, 2 साल की एज तक मान लो, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। अब इनके है ना, देखो हिंदी में कोई नाम नहीं है, आपको ये इंग्लिश में ही नाम याद करने पड़ेंगे, और ये आपको कहाँ काम आएगी यूनिट, जो भी योगा वाले स्टूडेंट्स है ना, आपको ये यूनिट 6 है सेकंड पेपर की, वहां ये बहुत काम आएगी, तो अभी से इसको बिल्कुल आज ही लर्न करके रख लेना। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जहां सेंसेस काम करते हैं बच्चे के, 0 से 2 साल तक ये चलती है। इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके थ्रू वो क्या करता है, आंखों से वो माँ को पहचानता है, बाहर के लोगों को नहीं जानता अभी, लेकिन घर में जो जो उसे दिखते हैं, दादा दादी, चाचा बुआ, जो भी घर में है पेरेंट्स उसके, कोई बड़े भाई बहन है, छोटे हैं, सिबलिंग है, वो सब उसको दिख रहे हैं, कोई कजिन है, तो वो इससे सीख रहा है। फिर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आया 2 से 7 वर्ष तक। अब वो थोड़ा थोड़ा जब वो बोलने भी लगा, उसकी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग होने लगी। अब आप खिलौना हाथ में दोगे तो उसको पता है कि बॉल को मुझे फेंक के खेलना है, डॉल को या सॉफ्ट टॉय को मुझे पकड़ के खेलना है, और कोई घर में पेट है तो ये तो निर्जीव नहीं है, ये उछलता है, कूदता है, खाना भी खाता है, मेरी तरह से घूमता भी है घर में। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है वो बच्चा। अब वो कंक्रीट ऑपरेशनल में कब आएगा, 7 से 11 वर्ष, मतलब अच्छी तरह से स्कूल जाने लगा, 2nd 3rd क्लास में आ गया, 4th क्लास में, उसको अब जो जो चीजें उसने सीखी है उसको वो प्रॉपरली अप्लाई करेगा। आपने उसको टेबल सिखा दी थी 7 साल से पहले, वो बोल रहा था, केवल रट्टू तोते की तरह टेबल बोल रहा था, लेकिन अब वो लॉजिकली ये सोचने लगा कि ये टेबल क्या काम आती है, कैसे मैं क्या चीजें निकाल सकता हूँ। 11 साल तक का बच्चा इतना कर लेता है कि अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया तो उसको पता है कि मेरे फेवरेट फ्रूट खरीद रहे हैं, मैंगोज खरीद रहे हैं पेरेंट्स, 100 रुपीज दिए हैं, तो अब ये मैंगोज जितना ले रहे हैं या तो कुछ रुपया आएगा वापस, कितना आएगा, तो अगर शार्प होगा वो बच्चा, जीनियस होगा, तो वो कैलकुलेशन भी कर लेता है, 11 साल का बच्चा आराम से कर लेता है। और इससे ऊपर जो आ गए वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अब तो पूरी तरह से बच्चा अच्छे से तर्क करता है। आप 12 साल की बच्ची को बोल के देखो गुरुवार है आज बाल मत धोना, 4 बार पूछेगी क्यों, क्या हो जाता है, क्या नुकसान हो जाएगा, शैम्पू कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, मेरे बाल है, शैम्पू ही तो करना है, करने दो ना। 4 बार वो लॉजिक करेगी आपसे, उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है फिर। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो आप इसमें ये पूरा अच्छे से इस चार्ट को रेडी कर लेंगे, क्योंकि ये योगा वालों के बहुत काम आएगा। और बाकी वैसे तो फर्स्ट पेपर में काम आना ही है, तो ध्यान से कर लेंगे इसे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जॉन ड्यूई पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, सेकंड वाला थिंकर पढ़ा था, हमने पढ़ा था वाइगेट्स्की, और थर्ड हम पियाजे पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे, एक बार ये देख लीजिए इस डायग्राम के माध्यम से, ये सेंसरी मोटर स्टेज है, फिर ये प्री ऑपरेशनल है। देखो यहाँ केवल ये बच्चा 2 साल तक ये देख सकता है बटरफ्लाई टाइप का कोई आइटम उड़ रहा है, अब उसे ये नहीं पता है एक्चुअल बटरफ्लाई है खिलौना है, अभी नहीं जानता वो।
बस वो हिलता डुलता रंग बिरंगा कुछ दिखेगा तो हाथ पांव हिला के खुश होगा, बस इतना पता है। अब वो प्री ऑपरेशनल में आ गया, तो 7 साल तक बच्चा ये कि हाँ उसको आप कुछ ब्लॉक्स दोगे तो वो उसको जोड़ जोड़ के घर बना देगा, ब्रिज बना देगा, शेप्स बनाएगा अलग अलग। कंक्रीट ऑपरेशनल में वो अच्छी तरह से अब जो उसने पढ़ा है उसको अप्लाई करने लगेगा। स्कूल में कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट बताया है तो वो आके ये कहेगा कि मुझे ये मम्मा करके देखना है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में तो बहुत अच्छी तरह से वो सारी एक्टिविटीज बढ़िया सा लॉजिकल उसका रीजनिंग वाला माइंड हो जाता है। अब हम आगे पावलोव पढ़ेंगे। पावलोव का बिहेवियरिज्म, ये ध्यान रखना यहाँ पे है, ये 2 वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना, कल भी पढ़ाए थे मैंने, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है? किसी बात के लिए कोई स्टिमुलस कर देना किसी को और फिर उसका रिस्पॉन्स आना, तो इससे कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग के माध्यम से आदत, कल मैंने एक एग्जांपल दिया, जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है उसे बिल्कुल नहीं पता कि जब क्लास में टीचर एंटर हो तो मुझे सीट छोड़ के खड़े होना है और उनको गुड मॉर्निंग मैम कहना है। यहाँ प्रेयर होगी उसे नहीं पता, बेल बजेगी तो मुझे लंच खाना है उसे ये भी नहीं पता। आप लोग कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ जाते हैं आप ऑफिस में डे 1, आपको वहाँ नहीं पता कि कितने बजे क्या है, कैसे क्या यहाँ सिस्टम है। आप 1 दिन 2 दिन उसके बाद आपको प्रॉपरली पता लग जाता है सारा टाइम टेबल, और फिर उस अकॉर्डिंग से आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, फिर आपकी आदतें वैसी ही विकसित हो जाती है। तो इसमें कैसे होगा? सबसे पहले पावलोव ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग पे, अपने घर पे उसके एक जो डॉग था, तो वो क्या देखा उसने कि ये अनकंडीशनड स्टिमुलस है। वो डॉग को जब खाना देता था तो डॉग के मुंह से क्या सलाइवा गिरता, लार गिरती, खाना देखती, अरे मेरा खाना आ गया। अब अभी तक उसका कोई निश्चित टाइम नहीं था, वो कभी भी जब देता तो उसने देखा कि जैसे खाना देखता है ये, भले मैं इसको सुबह 7 बजे दूं, 11 बजे दूं, 2 बजे दूं, इसके मुंह से लार टपकती है। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक बैल लेके आया, ऐसी घंटी। उसने क्या किया, घंटी बजाई। अब डॉग को क्या पता है घंटी क्यों बजाई जा रही है, उसका पता नहीं क्या है, मालिक को आज क्या सूझी, बजा रहा होगा। अगले दिन उसने जब उसको खाना दिया तो घंटी बजाई और फिर खाना दिया, फूड एंड बेल। तो अब डॉग के यहाँ से सलाइवा निकला। अब ये रोज की आदत बन गई, उसने 1 मंथ तक ऐसे ही किया। घंटी बजेगी तो डॉग समझ जाएगा अब खाना आएगा। मतलब घर में कई लोग बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना, उठ नहीं पाते हैं बिस्तर से, कमरे में लेटे रहते हैं, लेकिन लेटे लेटे उनको पता रहता है कि किचन में कोई आया है, चाय बन रही है। वो बर्तन की आवाज से जान जाते हैं कि हाँ अब मेरा चाय का टाइम हो गया। भले वो इतने बीमार है कि उठ नहीं सकते, घड़ी नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा हो जाता है कि अब ये बर्तन ऐसा है कि हाँ ये डेफिनेटली अब ट्रे में कप रखे जा रहे हैं, कप की आवाज आई है, अब ये मेरा चाय का टाइम है। तो क्या हो गई, माइंड की कंडीशनिंग हो गई ना, माइंड उसी तरह से सोचने लगा। आपने ऑफिस ज्वाइन किया, आपको पता लग गया कि अच्छा अब ये लंच टाइम है, अब सब उठ के जा रहे हैं, अब ठीक है अब हमारा लंच टाइम है। तो आपके माइंड की वैसी ही कंडीशनिंग हो गई। अभी आप लोग ये डेली 7 बजे क्लास करते हैं तो आपको एक 7 बजते ही लगता है ना कि हमारा क्लास का टाइम हो गया, ज्वाइन करना है। फिर पावलोव ने क्या किया कि उसने आज खाना नहीं रखा, केवल घंटी बजाई। लेकिन 1 या 2 महीने में डॉग की इतनी हैबिट हो चुकी थी कि उसको खाना नहीं दिखा, लेकिन घंटी की आवाज से उसका सलाइवा गिरने लगा। तो ये है बिहेवियरिज्म, ये पावलोव की थ्योरी है। स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स आएगा और उससे कंडीशनिंग होगी। बच्चा स्कूल गया, घंटी बजी, वो समझ गया प्रेयर का टाइम हो गया। फिर बाद में लंच ब्रेक में बजी तो वो समझ गया अब लंच खाने का टाइम हो गया। अब जब छुट्टी होगी तब घंटी बजेगी, मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आएंगे। तो बच्चे की आदतें वैसी विकसित हो गई ना। डे 1 पे कितना रोता है बच्चा, स्कूल जाता है 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक कई कई बच्चे रोते रहते हैं, लेकिन बाद में कैसे डिसिप्लिन हो जाते हैं ना। तो ये बता रखा है टीचिंग मेथड्स में आपको कि ये होता है। फिर स्किनर को पढ़ेंगे हम। स्किनर का है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी कंडीशनिंग की बात कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर आप बच्चे को रिवॉर्ड देंगे, कुछ अच्छा किया बच्चे ने और आपने इनाम दिया, तो बच्चा बड़ा खुश होगा और वो कहेगा इस बार और अच्छा करूंगा, मैम खुश हुई, मैम ने तो मुझे प्राइज दिया, तो मैं इस बार और अच्छे से करूंगा अपना टेस्ट, या जो भी कोई बिहेवियर उसका, कोई पोइट्री बोलनी है उसको, कुछ भी। और अगर किसी बच्चे ने रॉन्ग बिहेवियर किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब वो बच्चा डरेगा नेक्स्ट टाइम, पिछली बार मैंने इसको मारा था तो मैम ने मुझे और तेज मारा था, इस बार मुझे किसी को नहीं मारना है, तो वो करेक्शन हो गया ना। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, रिवॉर्ड भी जरूरी है, पनिशमेंट भी जरूरी है। अब इसके ये पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले रेनफोर्समेंट होता है, जो क्या करता है, व्यवहार को बढ़ाता है। फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, इसका मतलब है रिवॉर्ड होगा वहां पे।
फिर नेगेटिव होगा अगर तो वो अनप्लेजेंट होगा, यानी फिर पनिशमेंट है। फिर दंड हुआ कि अब ये व्यवहार कम करना है, इस बच्चे में बहुत आदत है तो इसको पनिश करो, ये दूसरे साथ वाले फेलोज को मारता है तो इसको पनिश करेंगे। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, जिसमें लर्निंग, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा व्यवहार को, बिहेवियर को नियंत्रित किया जाता है। यह आपको इससे समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये एक चूहा है, इसको यहाँ बंद कर दिया, ये स्किनर ने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे फूड डिस्पेंसर है, यानी खाना यहाँ से गिरता है। अब चूहे ने बैठे बैठे सोचा कि भूख भी लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसने ये लीवर खींचा, लीवर खींचते ही खाना आया, तो उसको समझ में आ गया अच्छा ऐसे मिलता है खाना। अब यहाँ नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, कुछ नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है जिससे उसको कोई झटका लग सकता है। तो दो तरह के हो गए, एक तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। पॉजिटिव अगर किया तो फूड डिस्पेंसर से खाना मिला, और नेगेटिव किया तो इलेक्ट्रिक ग्रिड से उसको कुछ झटका मिला। तो वो ही एक बच्चे की कंडीशनिंग में स्टेप्स आते हैं। बच्चा अच्छा करेगा रिवॉर्ड देंगे, बच्चा अगर बैड बिहेव करेगा तो उसको पनिश करेंगे। ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। अब थॉर्नडाइक ले लेंगे, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर क्या है, गलती करके सीखना। बच्चा गलती कर रहा है और फिर सीख रहा है, तो लर्निंग कैसे होती है, प्रैक्टिस अगर बच्चा करेगा तो उसकी एरर्स कम होती जाएगी। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है, जिसमें लर्नर बार बार प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सही व्यवहार सीखता है। प्रयास यानी कोशिश, त्रुटि यानी गलती। जैसे मैंने पहली बार दिया नेट का एग्जाम, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दोबारा दिया तो मेरा हो गया। किसी का पीएचडी हुआ, फिर तीसरी बार में नेट हुआ, लेकिन उसको जेआरएफ करना था, लास्टली उसने क्रैक कर लिया। तो गलतियां पता लगाई ना कि मैंने पिछली बार रिवीजन में क्या गलती की थी, इस वजह से मेरा नहीं हुआ जेआरएफ क्रैक। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट ऐसे देखिए, एक कैट है, इसको बॉक्स में बंद किया है, ये एक ट्रैप डोर है, यहाँ कैट का फूड रख दिया है, और ये अगर कैट इसको खोलेगी, पुल स्ट्रिंग दैट ओपन्स ट्रैप डोर, तो उसको ये समझ में आ गया कि ये डोर अगर खुलेगा तो मुझे यहाँ से भोजन मिलेगा। तो उसको ये ट्रिक अगर समझ में आ गई तो वो अपना काम इजीली कर लेगी। तो बार बार एक बार में थोड़ी किया होगा, कैट को अंदर बंद किया तो इसमें इतनी बुद्धि थोड़ी है कि इसने एक बार में खोल लिया और खाना खा लिया। क्या हुआ इसका, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, कोशिश की गलती हुई, कोशिश की गलती हुई, फिर फाइनली वो सक्सेसफुल हुई। अब आपने अभी ये जितने भी पढ़े ना, ये सब का ओवरव्यू यहाँ ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा अभी आधे घंटे बाद, तो आप देख सकते हैं इसे। तो ये आपने आज जो भी पढ़े हैं उनकी जो सिद्धांत है, थ्योरी है, ये है, और ये इसकी बेसिक कंसेप्ट है। तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार करेंगे। कल आपका एक ओरल टेस्ट होगा, 5 मिनट में आप सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे इस पे कि आज आपने क्या पढ़ा है। आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो तो देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल देवनागरी में लिख दिया है हिंदी में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लर्न करेंगे और कल ओरल टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। चलिए अभी हम प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे, धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम। कोई भी समस्या हो आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देना, और बाकी आप कल प्रिपेयर करके आइए, ओरल टेस्ट के लिए रेडी होके आइए। हरिओम।